Hello everyone and welcome to the Netwala Bhaiya YouTube platform. So today we are going to discuss what are the different measures to calculate inflation. किस तरीके से हम inflation को measure कर सकते हैं और क्या होता है stagflation का concept, deflation and disinflation. Before that we had already covered कि inflation क्या होता है, different types of inflation क्या होता है और inflation के different types को हम किस तरीके से percentage के basis पे measure कर सकते हैं. So before that, if you have not joined the channel, so please subscribe the Netwala Bhaiya on YouTube platform and also join the Telegram channel for the notes. So let's begin today's session. Start करते हैं आज का session चलिए. So the very first that is your different measures for inflation. क्या होता है? सो पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं हमारे कंट्रीज के, उन्होंने ऑलरेडी डिफरेंट मेजर्स बताए हैं कि किस तरीके से हम इन्फ्लेशन को किस किस लेवल पे मेजर कर सकते हैं, कंज्यूमर लेवल पे किस तरीके से मेजर कर सकते हैं और होलसेल लेवल पे किस तरीके से हम इन्फ्लेशन को देख सकते हैं. So the very first we will read that policymakers employ a variety of tools to efficiently track and manage the rate of inflation in an economy. अब इसमें कौन कौन से मेजर्स होते हैं मैम? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इंडेक्स क्या बताता है? किसी चीज का बार, या बोल सकते हैं कि आप किस तरीके से, या फिर इंडेक्स को एज अ बास्केट समझ लीजिए और उसमें जितने भी कमोडिटीज आएंगे उनसे हम किस तरीके से, उसमें कैसे हम इन्फ्लेशन को देख सकते हैं. तो सबसे पहले आपका आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आपको समझ में आ रहा होगा कंज्यूमर लेवल पे हम जो एक कंज्यूम कर रहे हैं, वी एज अ हाउस होल्ड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके प्राइसेस में जो राइज देखने को मिल रहा है, उससे किस तरीके से हम इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं. अब हम जो कंज्यूमर हैं, हम डिफरेंट कॉमोडिटीज को क्या करते हैं मैम? कंज्यूम करते हैं. आप इंडेक्स वर्ड भी यहाँ पे हटा दो तो इसको हम बास्केट से समझने की कोशिश करते हैं. अब समझो ये बास्केट है एक. अब इसमें आप डिफरेंट ला रहे हो, हाउस होल्ड कंज्यूम जो कर रहे हो, आप क्लोथिंग के लिए अलग कंजम्पशन कर रहे हो, फूड एंड बेवरेजेस में आप अलग कंज्यूम्स कर रहे हो. इस तरीके के इस बास्केट्स में क्या हो रहा है मैम? डिफरेंट कॉमोडिटीज आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो. अब इन कॉमोडिटीज में हम देखेंगे कि इनके क्या प्राइसेस हैं, ठीक है, सपोज, और इनके कंजम्पशंस देखेंगे हम, कितना परसेंटेज आप कंज्यूम कर रहे हो. सपोज ये जो आप क्लोथिंग कंज्यूम कर रहे हो, वो क्लोथिंग हो सकता है कि वो डिफरेंट कॉस्ट हो उसका, कहीं ना कहीं फूड बेवरेजेस आपका डिफरेंट कॉस्ट लाई करेगा, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कंजम्पशंस लाई करेगा. तो डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कंजम्पशंस और जो डिफरेंट कॉस्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं हम ऐड ऑन करके क्या निकालते हैं? कंज्यूमर लेवल पे हम प्राइस, कंज्यूमर लेवल पे हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कंज्यूमर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उस लेवल पे कैसे हम इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं. और ये जो होता है, अब इसका जो बेस ईयर होता है मैम वो कितना होता है? 2012. अब हम बेस ईयर यहाँ पे क्यों लेके चल रहे हैं 2012? क्योंकि आप किसी चीज को अगर कंपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप समझो कि दो चीजों को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आप पहले से एक बेंचमार्क लेके चलते हो जिसके बेसिस पे आप कंपेयर करते हो. फॉर एग्जाम्पल अब आप रिजल्ट में देख लो, योर पेरेंट्स ऑलवेज यूज टू कंपेयर यू विद द स्मार्टर चाइल्ड. अगर आपका रिजल्ट कम आ रहा है तो आपको बगल वाले पड़ोसी वाले बच्चे से कंपेयर किया जाएगा. तो वो जो पड़ोसी वाला बच्चा क्या है? आपके लिए बेंचमार्क है. अगर उसने आईआईटी, उसने जेईई मेंस एडवांस क्लियर करके आईआईटी कॉलेज ले लिया, उसने अच्छा प्लेसमेंट ले लिया, अगर उससे आपको कंपेयर किया जा रहा है तो क्या हो गया? आपके लिए एक बेंचमार्क हो गया. उसी तरीके से हमें यहाँ पे अगर प्राइसेस को कंपेयर कर रहा है, इन्फ्लेशन को कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे हम? एक बेस ईयर कहने का मतलब है कि ये हमारा बेंचमार्क है 2012. तो उसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? इन्फ्लेशन को हम मेजर कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये क्या बोल रहा है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आपको बेस ईयर याद रखना है. हो सकता है एग्जाम में बेस ईयर से भी क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपको भूलना नहीं है. ये क्या है? 2012 आपका बेस ईयर है. इसके बेसिस पे हम मैम क्या कर रहे हैं? आज हम प्राइसेस को कैलकुलेट करके इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हैं. अब इस बेस ईयर में तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन ना इंक्लूडेड हो. अभी जो हम करंट प्राइस पे इन्फ्लेशन देख सकते हैं, तो इस बेसिस पे हम इन सारे कॉमोडिटीज को ऐड ऑन करके देखते हैं कि कितना का चेंजेस आया है उस टाइम से अभी, उस टाइम पे जितना चेंजेस था. तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का? आप बेस ईयर पे प्राइसेस को देखो, प्राइसेस एट द बेस ईयर डिवाइडेड बाय योर प्राइसेस एट द करेंट ईयर. करंट ईयर इंटू 100. क्या कर दोगे आप यहाँ पे? इंटू 100 कर दोगे. दोनों को डिवाइड करके इज इक्वल टू योर इंटू 100. इस तरीके से आप ले लो कि बेस ईयर
डिवाइडेड बाय योर करंट ईयर का प्राइस जो भी है इनटू क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। इससे आप कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके कहीं ना कहीं आप मेजर कर सकते हो इन्फ्लेशन को, कितना और महंगाई बढ़ा है। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं चीजों को। नेक्स्ट क्या है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट इज योर होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या कंज्यूमर लेवल पे देखेंगे? नो मैम, ऑब्वियसली नॉट। अब मैंने बताया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके एक इंडिविजुअल लेवल पे देखा जा रहा है, कंज्यूमर के लेवल पे देखा जा रहा है, जबकि आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो क्या देखा जा रहा है? मैन्युफैक्चरर्स के लेवल पे देखा जा रहा है। अब मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो जितने पे अब सामान को खरीद रहे हैं उन्हें कितना एक्सपेंड करना पड़ रहा है, कितना एक्सपेंस करना पड़ रहा है वो देखा जाता है। उसमें जो क्या चेंजेस आए प्राइसेस में वो हम कहीं ना कहीं इसमें देखते हैं। तो इट इज द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज ट्रेडेड इन द होलसेल मार्केट विच इज पेड बाय द होलसेलर्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स। अब जो मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स कितने पे सामान को कमोडिटी को खरीद रहे हैं, दैट व्हाट वी सी इन दिस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स पे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं चेंजेस मेजर करते हैं। अब इसमें 3 कमोडिटीज को हम कैटेगराइज करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज योर प्राइमरी प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। अब इनका भी हो सकता है वेटेज क्या होगा? अलग होगा। उन वेटेज में हम देखते हैं कि हाईएस्ट वेटेज किसका होगा। अब हो सकता है वो सेम वेटेज हमें अभी देखने को ना मिले, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी जो पर्टिकुलर कमोडिटी का वेटेज उस टाइम पे होगा, हो सकता है वो बढ़ के इस टाइम पे ज्यादा हो जाए उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। तो इन तीनों का हम देखते हैं और इसका बेस ईयर हम क्या मान के चलते हैं? 2011 से लेके 12 तक का। अब देखते हैं कि इसमें और क्या बोल रहा है। इन अदर वर्ड्स द होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट्स द एवरेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज फॉर द बल्क सेल। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरर्स या फिर होलसेलर्स के चेंजेस को देखते हैं, प्राइसेस के चेंज को देखते हैं। इन इंडिया डोमेस्टिक मार्केट WPI बास्केट डज नॉट कवर सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे क्या इन्वॉल्व कर दिया कि जो WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या करते हैं मैम? कहीं ना कहीं सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है, जबकि हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में पढ़ा था कि गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं। वहां पे कहीं ना कहीं हम दोनों के प्राइसेस में चेंज देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज योर गुड्स एंड सर्विसेज। अब सर्विसेज यहाँ पे क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगी? क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम देख रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी कमोडिटी ले लो, 4 किलो चीनी ले लो, शुगर ले लो, या फिर कुछ भी कमोडिटी आप पर्टिकुलर ले लो, आटा ले लो 5 kg का, तो वो कहीं ना कहीं आप मेजर कर पा रहे हो, वहां पे चेंजेस मेजर आपको दिखेगा। लेकिन जो क्या सर्विसेज को आप कंज्यूम कर वो स्टोर करके रख सकते हो? नो मैम, सर्विसेज को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हम सर्विसेज में चेंजेस नहीं देखते हैं होलसेल में। क्या मैन्युफैक्चरर्स और जो होलसेलर्स है वो क्या सर्विसेज को कंज्यूम करके रख सकते हैं, उसे क्या स्टोर कर सकते हैं कि हाँ इतने किलो का सर्विसेज हमने दिया? नो मैम, ऑब्वियसली नॉट। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हमारा यहाँ पे सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात करते हैं मैम? गुड्स की बात करते हैं। और होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा किस बेस ईयर पे कैलकुलेट होगा? 2011 से लेके 12 पे। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा बेस ईयर किस पे कैलकुलेट होता है मैम? 2012 पे। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है इसमें। और ये जो 3 कमोडिटीज हैं इन पे कहीं ना कहीं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, इनके कंजम्पशंस को देखते हैं, इनके वेटेज को देखते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ वेटेज है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है आपका दैट इज योर जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? अब जीडीपी कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से आप क्या समझ रहे हो? विद इन आवर टेरिटरी, विद इन आवर बाउंड्रीज। तो कहीं ना कहीं जीडीपी डिफ्लेटर किसके रिलेशन को शो करता है? नॉमिनल और रियल जीडीपी के रिलेशन को। इसको कैलकुलेट करना बहुत इजी है, दैट इज योर नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। कहने का क्या मतलब है मैम?
नॉमिनल जीडीपी आपका क्या होता है, रियल करंट प्राइस पे जो कैलकुलेट होता है, और रियल जीडीपी आपका क्या होता है, प्रीवियस प्राइसेस पे जो कैलकुलेट होता है, प्रीवियस ईयर्स पे हम देखते हैं। तो जो नॉमिनल होता है वो आपका कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। मैंने ऑलरेडी ये प्रीवियस सेशन में आपको पढ़ा रखा है। नॉमिनल में हम इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स देखते हैं, जबकि हम रियल में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स नहीं देखते हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का देख रहे हो उसमें प्राइसेस, तो उसमें क्या इन्फ्लेशन आप मेजर करोगे, नो मैम। लेकिन करंट प्राइस पे हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम इन्फ्लेशन को भी इन्वॉल्व करेंगे। इन्फ्लेशन को इन्वॉल्व करने का मतलब है कि चेंज इन प्राइसेस देखेंगे, प्राइसेस में कितना चेंज हो रहा है। तो अगर इसके फॉर्मूले पे हम जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी इनटू नॉमिनल में हम इन्फ्लेशन में इन्वॉल्व करते हैं, तो प्राइसेस में भी चेंजेस देखेंगे, इधर इंक्रीज और डिक्रीज। एंड नेक्स्ट इज योर रियल में हम सिर्फ क्वांटिटी देखेंगे। ये क्वांटिटी कट गया तो कहीं ना कहीं इसमें क्या निकल के आ रहा है, अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर में, दैट इज योर चेंज इन प्राइसेस। प्राइसेस में हम चेंज देख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये अल्टीमेट हमें निकाल के दे रहा है कि प्राइस में कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। तो आइए देखते हैं इसमें बोल क्या रहा है। तो द जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द प्राइस लेवल चेंजेस अक्रॉस द एंटायर इकोनॉमी कवरिंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। अब इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है कि इसमें जो भी हम न्यू चेंजेस देखने को मिलेगा हमें प्राइसेस में, वो किस में देखने को मिलेगा, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज में देखने को मिलेगा। ये आउटसाइड दैट टेरिटरी वो इंक्लूड नहीं करेगा इसमें, क्योंकि ये वर्ड ही डोमेस्टिक है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ इनसाइड द टेरिटरी ही इन्वॉल्व करेगा। इसीलिए यहाँ पे हमें जो भी न्यू प्राइसेस चेंज देखने को मिलेगा दैट विल बी सीन इन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपको याद रखना है। It reflects the overall inflation rate by comparing the ratio of nominal GDP to real GDP। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के रिलेशनशिप को ही हम कहीं ना कहीं फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे उसके थ्रू ही कहीं ना कहीं हम जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है दैट इज योर डिफ्लेशन। ये नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है, दैट इज योर डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन हमने पढ़ा दैट इज योर जनरल राइज इन द लेवल ऑफ द प्राइसेस। अब डिफ्लेशन उसका जस्ट अपोजिट होता है, दैट इज योर अ सस्टेन्ड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर जनरल प्राइस लेवल ऑफ द पर्टिकुलर कॉमोडिटी। अब वो डिफ्लेशन का मतलब होता है एक जो जनरल डिक्रीज आपको प्राइसेस में देखने को मिले धीरे धीरे, दैट इज योर डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में लोगों को अधिकतर कंफ्यूजन हो जाता है, तो आज हम इसको क्लियर कर लेंगे कि ये दोनों चीजें किस तरीके से अलग है एक दूसरे से। तो डिफ्लेशन क्या होगा आपका, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं डिफ्लेशन में कि जो मैम हमें जनरल डिक्रीज देखने को मिल रहा है प्राइसेस में, सस्टेन डिक्रीज जो देखने को मिल रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड योर डिफ्लेशन। It referring to a sustained decrease in the general price level of a goods and services in an economy over time. Deflation can have a negative consequences. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, अगर एक्सट्रीम इन्फ्लेशन है हमारे इकोनॉमी में और कहीं ना कहीं एक्सट्रीम डिफ्लेशन भी है अगर हमारे इकोनॉमी में देखने को मिल जाए, तो दोनों चीजें सही नहीं है हमारे इकोनॉमी के लिए। ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छा है और ना ही ज्यादा डिफ्लेशन यानी कि ज्यादा कम प्राइसेस भी हैं, तो वो भी सही नहीं है हमारे इकोनॉमी को रन करने के लिए। नेक्स्ट इज योर as falling prices can lead to reduce the consumer spending and business investments and economic growth। इन सारी चीजों पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। now for example, अब हम डिसइंफ्लेशन को डिस्कस करते हैं। मैं एक ग्राफ से आपको बहुत अच्छे से इन चीजों को समझा दूंगी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड डिसइंफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है, डिसइंफ्लेशन क्या बोलता है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन द इन्फ्लेशन अकर्स एट अ स्लोइंग पेस। अब डिसइंफ्लेशन मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि जहां पे इन्फ्लेशन खत्म हो गया है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन आ रहा है। We could not see as all of sudden changes in the prices। धीरे धीरे हम देख रहे हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या हो रहा है मैम, स्लो पेस में बढ़ता हुआ दिख रहा है।
For example, if the rate prices rise at the last month was 6% and it is 5% in the current month, so it is called disinflation. क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है. ये तो हम नहीं बोल सकते कि इन्फ्लेशन चला गया. कैसे बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन चला गया और 6% से हम 5% का अगर जनरल डिक्रीज देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे इन्फ्लेशन बोलेंगे चला गया? नो मैम, ऑब्वियसली नॉट. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिल रहा है. अब रीइन्फ्लेशन क्या होता है? वापस से आ जाना. अगर इन्फ्लेशन खत्म हो गया था और वापस से आपको राइज देखने को मिला, दैट इज योर रीइन्फ्लेशन. रीइन्फ्लेशन बेसिकली रेफर्स टू अ डेलिब्रेट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी. बोल सकते हैं इकोनॉमी अगर सही नहीं चल रही होगी और गवर्नमेंट को अगर वहां पे इंटरवीन करके लगा कि हमें ये मेजर्स लेना चाहिए, हमें और इन्फ्लेशन रेट को हाई करना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं रीइन्फ्लेशन का एक केस दिखेगा हमें वहां पे. It is usually done to redeem the economy from a deflationary situations. तो इसलिए हमें यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करके ये मेजर्स लेती है. अब ये बेस्ट एग्जांपल से आप यहाँ पे समझो कैसे ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको इस पॉइंट पे. अब सपोज यहाँ पे था आपका ये डिफ्लेशन का केस हुआ. यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, धीरे धीरे हमें प्राइसेस क्या हो रहा है, रिड्यूस होते हुए दिख रहा है. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल परसेंटेज के ग्राफ से समझा देती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए. ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं. यहाँ पे आपका प्राइस लेवल हो गया. यहाँ पे सपोज 6% है, यहाँ पे आपका 4% है, यहाँ पे आपका 5% है, यहाँ पे आपका 3% है, यहाँ पे आपका 2% है. ठीक है, ये आपका A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया एंड D पॉइंट हो गया. ठीक है, अब इसमें आप देखिए पॉइंट A से B में आपको क्या दिख रहा है, डिसइन्फ्लेशन दिख रहा है. डिसइन्फ्लेशन बोले तो मैम एक स्लो पेस में आपको डिक्रीज दिखते हुए प्राइसेस में डिक्रीज दिख रहा है. 5 से हम 3% में आ गए बिकॉज वी आर मूविंग डाउन पॉजिटिवली. अगर हम जब तक पॉजिटिव, ये देख रहे हो +5 से हम कहाँ पे आ गए मैम, नीचे गिर के +3 पे आ गए. तो ये हमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है. दैट इज व्हाट योर डिसइन्फ्लेशन. ये हमारा कौन सा केस है मैम, डिसइन्फ्लेशन का केस है. वहीं आप पॉइंट सी पे देखो, आप यहाँ पे पॉजिटिव थे, अब यहाँ पे आप नेगेटिव पे आ गए. +3 से आप कहाँ पे आ गए हो, -2 पे आ गए हो. अगर बी का केस देखोगे आप तो क्या हो रहा है, +3 से रिड्यूस होके आप कहाँ पे आ गए हो, -2 पे आ गए हो. तो ये आपका कौन सा केस है, डी इन्फ्लेशन का केस है, डिफ्लेशन का केस है, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब प्राइसेस इतनी ज्यादा गिर गई है कि वहां पे हम डिफ्लेशन का केस को देख पा रहे हैं. नेक्स्ट इज योर पॉइंट सी. अब यहाँ पे हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं मैम, -2 से 4% पे हम यहाँ पे आ गए. सो वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो दिस विल बी केस ऑफ योर रीइन्फ्लेशन. जो मैंने बोला, वापस से आपको क्या हुआ मैम, इन्फ्लेशन देखने को मिल गया. वहां पे जहां पे आपको लगा था इन्फ्लेशन बहुत नेगेटिव में चला गया है, मतलब प्राइसेस इतनी कम हो गई है, वहां पे अचानक से आपको एक जनरल राइज देखने को मिला, प्राइस में एक सडन राइज देखने को मिला. दैट इज योर रीइन्फ्लेशन वाला केस. एंड द लास्ट वन इज योर डी. अब वहां पे भी आपको पॉजिटिव राइज देखने को मिल रहा है, 4% to 6%, एंड दैट इज योर इन्फ्लेशन जो हम पढ़े रहे थे तब से. दैट इज द केस ऑफ योर इन्फ्लेशन बच्चे. सो नेक्स्ट इज योर, तो ये आपको समझ में आ गया ये चारों कंसेप्ट. इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है और स्टैगफ्लेशन. अब नेक्स्ट वी विल रिफ्लेशन क्या होता है. अब हम लास्ट कंसेप्ट है, दैट इज योर स्टैगफ्लेशन का क्या कंसेप्ट होता है मैम. इससे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस देखा गया है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्टैगफ्लेशन का क्या केस होता है. सो स्टैगफ्लेशन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, स्टैग्नेशन दैट इज वेरी लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन. ये एक ऐसा केस है मैम जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेशन भी है मैम, अनएम्प्लॉयमेंट भी है इकोनॉमी में और एक स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिलता है अपने इकोनॉमी के अंदर. ये तीनों केसेस हमारे स्टैगफ्लेशन के होते हैं.
Stagflation is an economic event in which the inflation rate is high, economic growth rate is low and unemployment remains steadily high. ये तीनों केसेस हमें किस में देखने को मिलता है मैम? स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन का केस हमारा बोल सकते हैं कि बहुत वर्स्ट केस हो गया हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे कंट्री के लिए. हम कोशिश करेंगे कि हम स्टैगफ्लेशन में कभी ना जाए. स्टैगफ्लेशन आपका क्या हो गया? बहुत वर्स्ट केस हो गया. तो कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन हमारे इकोनॉमी के लिए क्या है मैम? अच्छा नहीं है. दैट इज ऑल्सो नोन एज योर रिसेशन. इसको हम और किस नाम से जानते हैं? रिसेशन, इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं. तो स्टैगफ्लेशन को हम और किस नाम से जानते हैं? रिसेशन, इन्फ्लेशन के नाम से जानते हो. और ये हमारे इकोनॉमी या कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. इसमें सारी चीजें ही स्लो डाउन चलती है. आपका अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी गिर रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो इकोनॉमी का ग्रोथ भी तो स्लो हो जाएगा. तो ये कहीं से भी हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर इन्फ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशनरी गैप आपका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, रियल और एक्चुअल जीडीपी माइनस एंटिसिपेटेड जीडीपी. एंटिसिपेटेड इज योर पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी इज योर फ्यूचर जीडीपी. तो ये किसने दिया था? मेनर्ड केनेस ने दिया था इसे. और क्यों दिया था इस कंसेप्ट को? क्या बताना चाहते थे इससे? सो दिस कंसेप्ट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक्स पोजीशन इन द बिजनेस साइकिल. इकोनॉमी का क्या पोजीशन है वो कहीं ना कहीं हमारा ये इन्फ्लेशनरी गैप हेल्प करता है बताने में. In economies, an inflationary gap refers to the positive difference between your real and potential GDP. Real GDP, your current one, and the potential GDP is your future one. Potential, future expectations. तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है हमारा inflationary gap at the full employment level. तो ये था हमारा कुछ कंसेप्ट्स कि हम किस तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट मेजर्स दिए गए हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया हमारा, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया मैम, उसके अलावा डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन. और वन थिंग अगेन मैं बोल रही हूँ कि आपको कभी भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कंफ्यूज नहीं होना है. डिफ्लेशन आपका सस्टेन डिक्रीज, इट इज जस्ट अपोजिट टू योर इन्फ्लेशन, हमेशा याद रखना है आपको. और डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको. डिफ्लेशन इज योर केस वेयर देयर इज अ सस्टेन डिक्रीज इन द प्राइसेस, व्हाइल द डिसइन्फ्लेशन इज द केस जहां पे आपको डिक्रीज तो दिखेगा लेकिन बहुत स्लो डिक्रीज दिखेगा. दैट इज योर डिसइन्फ्लेशन वाला केस. ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि डी इन्फ्लेशन, जैसे कि मैंने उस ग्राफ से आपको बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर दिया है चीजों को कि किस तरीके से आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का केस देख सकते हैं. डिसइन्फ्लेशन हमेशा आपको पॉजिटिवली गिरते हुए दिखेगा, लेकिन जो डिसइन्फ्लेशन आपको कैसा दिखेगा मैम? हमेशा पॉजिटिव डिक्रीज दिखेगा उसमें. लेकिन डिफ्लेशन में आपको कैसा डिक्रीज दिखेगा मैम? पॉजिटिव टू नेगेटिव डिक्रीज दिख जाएगा. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में. डिसइन्फ्लेशन में आपको पॉजिटिव डिक्रीज दिखेगा, व्हाइल द डिफ्लेशन शोज यू द नेगेटिव डिक्रीज. हो सकता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ जाए. तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस था. तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से याद रखना है, गो थ्रू कर लेना है एक बार और, क्योंकि इन्फ्लेशन से क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्जाम में, हो सकता है इससे पूछ दिया जाए. और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है सो फील फ्री टू कमेंट. मैं जरूर उस पर डिस्कस करूंगी आने वाले सेशंस में. अगर मुझे आप कमेंट करते हो तो मैं बताऊंगी कि और किस तरीके से इसे आप कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो इससे, क्योंकि क्वेश्चन बना है तो ये इंपॉर्टेंट है. ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप इजीली समझ सकते हो जो मैंने बताया है आपको ग्राफ. रिफ्लेशन का क्या केस हो गया? अचानक से इन्फ्लेशन आपको दिख गया. अभी तो आपको लग रहा था प्राइसेस रिड्यूस हो रही है, प्राइसेस कम जा रही है, और अचानक से आपने क्या देखा कि फिर से हमें एक राइज देखने को मिल गया प्राइसेस में. दैट इज योर केस ऑफ रिफ्लेशन. ठीक है, आने वाले सेशंस में क्या कवर करेंगे मैम? आने वाले सेशंस में हम इंडिफरेंस कर्व को कवर करेंगे और फिलिप्स कर्व को पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिफरेंस कर्व से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. एक बार और मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ. हमने इन्फ्लेशन पढ़ लिया. इन्फ्लेशन इज योर जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी. नेक्स्ट हमने वी हैव रेड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस. दैट इज योर क्रीपिंग इन्फ्लेशंस व्हिच इज द वेरी स्लो डाउन इंक्रीज इन योर प्राइसेस. That is also known as a mild or the low inflation. Second, we have read about that is your walking inflations, which is also known as your walking inflations था. Next is your galloping inflations. वॉकिंग को ही हम क्या बोलते थे? हॉपिंग या फिर रनिंग इन्फ्लेशंस बोलते थे.
और गैलोपिंग इन्फ्लेशंस को ही हम ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। एंड लास्ट इज योर हाइपर इन्फ्लेशन। दीज 4 टाइप्स वी हैव रेड अबाउट द डिफरेंट परसेंटेजेस अंडर दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। क्या क्या परसेंटेजेस पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं हमारे। उसके अलावा वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट द डिफरेंट मेजर्स, हाउ डू वी मेजर द इन्फ्लेशन, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं जो कि हमारे कंज्यूमर लेवल पे होते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स को हेल्प करते हैं। उनका बेस ईयर हमने देखा, दैट इज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर था 2012, while the wholesale price index का बेस ईयर था that is your 2011 to 12। और हम इस बेस पे, और हम बेस ईयर क्यों लेते हैं मैम, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं आज के प्राइसेस को। उसके अलावा जीडीपी डिफ्लेटर हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के रेशियो से हम कहीं ना कहीं जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी मैंने अगेन बता रही हूँ करंट प्राइसेस पे हम देखते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन भी हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। जबकि हमारा रियल जीडीपी हमारे प्रीवियस प्राइसेस पे देखते हैं, इसलिए वहां पे इन्फ्लेशन एडजस्टेड वो नहीं होता है, और इनके रेशियो से ही हम कहीं ना कहीं जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट कर पाते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा दैट इज द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रीफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन का हमने केस देखा। किस तरीके से मैंने बताया कि डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसमें ग्राफ्स के थ्रू प्लॉटिंग करके मैंने आपको बताया ग्राफ विल बी हेल्प यू in a way to understand these things. So next session we will again connect on the same and we will discuss about the indifference curve and Phillips curve. So that's all about today's sessions. Hope you have enjoyed the session. Stay connected and tab tak ke liye goodbye.